सुनो बेटा, पहला हेडिंग लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें एक चीज याद रखना है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालता हूँ, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, कैसी वैल्यू आएगी? नंबर आएगा, पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव हो सकता, जीरो आ सकता, कुछ भी आ सकता। तो इसका जो आंसर आएगा और इसका ट्रांसपोज लेके जो आंसर आएगा, दोनों ही आंसर इक्वल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी सारे बच्चे लिखो। लिखा? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुमने किसी भी मैट्रिक्स के दो रो आपस में इंटरचेंज कर दिए, जैसे अगर तुमने एक रो थी, मान लो बेटा ये था ए बी सी, 1 2 3 4 5 6, ये इसका कुछ ना कुछ आंसर आता। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें दो रो को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम। अगर मान लो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, इसको नीचे कर दे रहा हूं, तो ये कैसे बनेगा? 1 2 3 ए बी सी 4 5 6। तो जब जब हम दो रो को इंटरचेंज आपस में कर देते हैं तो एक माइनस साइन आगे आ जाता है। समझ में आया? हालांकि इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तुम कहोगे सर एक वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने जो ये डंडी लगाई है वो क्या है? डिटर्मिनेंट्स है बेटा, ये भी एक डिटर्मिनेंट्स है। लेकिन जब हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो ओवरऑल जो आंसर आता है उसके आगे एक माइनस साइन आ जाता है। मतलब अगर पहले से माइनस होता तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता। समझ में आया? ठीक है, जल्दी लिखो, तो जल्दी जल्दी लिखते चलो साथ साथ। इसको अंग्रेजी में भी लिख दो। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो, लिख लो ना, इसी के आगे लिख लो ना। इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। इफ वी इंटरचेंज, मैंने क्या किया ये बताना, बोल बोल क्या किया, क्या किया बताना, क्या किया, किसको इंटरचेंज किया? रो और कॉलम को नहीं, मैंने दो रो को चेंज किया बेटा। नेक्स्ट संडे तुम्हारे पापा को बुलाएंगे, तब कहेंगे। किसने? इतना बेला टाइम है मेरे पास? नहीं भाई, लिख लिया पहली प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास में था के टाइम्स, यहां लिखा ए बी सी 1 2 3 4 5 6, मैंने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स में किया। अगर मैं के का मल्टीप्लाई नॉर्मल अंदर में एडजस्ट के को करना चाहता हूं तो मैट्रिक्स में मैंने क्या सिखाया? मैट्रिक्स में ये बताया कि ये के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यही तो बताया। लेकिन भाई ऐसा इसमें नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि ये जाके मल्टीप्लाई किसी भी एक रो में करेगा, बस किसी में भी कर लो आंसर सेम आएगा, चाहे इसमें कर लो या इसमें कर लो या इसमें कर लो। समझ में आया? अगर सम में कर दिया तो बवाल हो जाएगा। फिर से सुनो, ये जो कांस्टेंट होता है वो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेगा या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मैं लिख दूं के ए, के बी और के सी, बाकी के नीचे को ऐसे ही कॉपी कर दो, ऐसे ही कॉपी कर दो, 4 5 6। समझ में आया? अब इसकी अंग्रेजी लिख लो, पहले ये लिखो फिर अंग्रेजी लिखो इसकी। लिखो इफ वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, if we multiply each element of a row or a column of a determinant by constant k। दोबारा नहीं बोलेंगे बेटा, मैंने जो लिखा है if we multiply each row और column, फिर से लिख लो बेटा, if we multiply each element of a row, किसी भी एक रो के ईच एलिमेंट को तुमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया बाई कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के।
देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, लिखो बेटा करण, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई के, मतलब ओवरऑल जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कितनी मस्त है, सोच के देखो, मजा ही मजा देगी आगे जाके जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो। जैसे अगर मैं तुमको एक सवाल दे दें, मान लो मैंने दिया ए एक्स ए वाई ए जेड, मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पी पी और पी, फिर मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, यहाँ लिख दिया एम एम और एम। अब ध्यान से समझना बच्चा, अगर मैं इसमें से चाहूँ ए को बाहर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या किया था, एक कोई कांस्टेंट था तो उसका मल्टीप्लाई किसी में एक रो में कर सकते हो या किसी कॉलम में कर सकते हो। ऐसा मत करना कि इसमें कर दिया इसमें कर दिया इसमें कर दिया, यहाँ पे मुजरा नहीं करना बेटा, यहाँ पे एक साथ करना है, या तो ऐसे करना है मल्टीप्लाई या ऐसे करना है। किसी रो में करना है तो पूरे रो के साथ करना है, कॉलम के साथ करना है तो पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से जब मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूं तो क्या यहां से सब में से पूरी रो में से एक के को खींच के बाहर भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो मेरे को बता बच्चा, पहली वाली रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, बहुत बढ़िया, दूसरी वाली से पी और तीसरी से एम। अब ये कौन बचा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, समझ में आया। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, जब किसी मैट्रिक्स की दो रो कॉलम सेम हो जाते तो क्या आंसर आता है, समझ में आया। तो ऐसे हमें ये प्रॉपर्टी का यूज करना होगा जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, खासकर कहाँ काम में आएंगे। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो एमसीक्यू में काम आएंगे, ऐसे ही करने होते, ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन देखा खोल के और उसको करना चालू कर दिया, सिर्फ नोटबुक भरती है, दिमाग खाली रहता है, नंबर जीरो आते हैं, तो वो नहीं करना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, आगे बढ़े बच्चा। तो ये प्रॉपर्टी लिख लिए, इसके बाद आगे लिखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी भी मैं ऐसे ही लिखाऊंगा, क्यों अंग्रेजी में लिखाऊं ना तो बच्चों को कम समझ में आती है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी 1 2 3, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा मिले जिसकी दो रो सेम हो जाएं या फिर दो कॉलम सेम हो जाएं, तो आंखें बंद करके आंसर जीरो लिख देना उसका। अगर किसी भी मैट्रिक्स का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखाई दें, सेम दिखाई दें, तो ओवरऑल उसका आंसर कितना आना है, जीरो आना है। जो बच्चे मानने को तैयार नहीं है, चलो मैं भी नहीं मानता, तो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। मान ले बच्चा, मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 2 2, कुछ भी कर दो 5, ठीक। अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे ओपन होगा, ऐसे ही तो होगा, ये मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10 -6, फिर -2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई किया तो 5 -6 और +3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करा तो 2 - 4, ये आ गया 4, ये कितना बना, प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2 बन गया, ये कितना बना बच्चा बोलो, माइनस का से डुक 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 डुक, आंसर जीरो। समझ में आया। तो जब जब जिंदगी में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो आंसर कितना आना है डिटर्मिनेंट्स का, जीरो आना है। ये चीज मैंने क्यों बताई थी, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, फिर से देखना, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये तो सब ऐसे मोह माया है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ा रहे। बेटा स्कूल में या इधर उधर क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, फिर तुम वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट होता है, एक्सपेंड करते हैं, छोटी छोटी बातें याद रख लोगे, क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर मैंने लिखा था पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर मैंने कुछ भी यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे कुछ भी लिख दो ना, मैं लिख दे रहा हूँ 2 3 8, डन। अगर मैं तुमसे बोलूं इसको एक्सपेंड करो तो तुम तो लग जाओगे एक्सपेंड करने में, इतना लंबा 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 लंबा। अब क्या है, अब तुम्हें पता है भाई इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हम कॉलम
किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं। इस रो से बच्चा मैंने पी कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा एक्स वाई जेड, नीचे सेकंड रो बची एक्स वाई जेड, तीसरी क्या बची ये। तुमने देखा वाह, दो दो रो एक जैसी, ये तो ट्विंस हैं। तो क्या है ओवरऑल आंसर इसका? जीरो। जीरो इंटू ये करा तो क्या हो गया, समझ में आ गया। तो हमें ऐसे खेलना होगा। आगे बढ़े, लिख लो बेटा, एग्जाम्पल लिखो, मजा आएगा जिंदगी में। अब सारे बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। मैं पेज चेंज कर दे रहा हूं। काम काम की चीजें लिख रहे हैं, सारी नहीं लिख रहे हैं बेटा। काम की चीज ये है, मैंने लिखा 1 2 3 4 ए बी, कुछ भी लिख दो, को क्या फर्क पड़ता। 0 0 0। अगर कभी भी कोई एक कॉलम या कोई एक रो डायरेक्ट जीरो है, मतलब सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के जीरो हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट्स का आंसर जीरो ही आता है। ऐसा क्यों? बड़ा आसान। ऐसा इसलिए, अगर मैं तुमसे बोलूं कि थर्ड रो के एलोंग एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड जैसे फर्स्ट के रो के एलोंग करते थे, तो इसको प्लस लेते थे, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ऐसे इसको लोगे जीरो, फिर जीरो के बगल में सोचो ही मत, क्योंकि जीरो के बगल में तो यही आएगा ना, 2 3 ए बी, फिर लिख दो माइनस का जीरो, फिर ये गायब कर दो, ये आएगा 1 4 3 बी, और फिर लिख दो प्लस का जीरो, तो आएगा 1 2। ये आता है, सारे बच्चों को भूल गए तो मैंने बेटा बैकअप कर लिया छोटू, सारा कर लेना बेटा, खत्म करना है ना, खत्म करना, क्योंकि फिर हाँ। अब देखो ये सब जीरो हो गए, लॉजिक समझ में आया। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं या कॉलम के जीरो हैं, तो उसका वैल्यू कितनी आनी है? जीरो आनी है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक पॉइंट और लिखेंगे सारे बच्चे। अच्छा, यहां तक प्रॉपर्टी की तो हो गए, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हो माइनर एंड कोफैक्टर करके लिख लो, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर, ये भी बड़ी मजेदार चीज है, मजा आएगा इसको करने में। माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसके बीच में भी एक प्रॉपर्टी होती है, काफी काम। माइनर्स एंड कोफैक्टर के बीच में देखते हैं क्या होता है। माइनर्स को बेटा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग एम से डिनोट करते हैं ना, तो एम आई जे में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आई जे, एम आई जे। और कोफैक्टर को किससे करते हो? ए आई जे से कर लेना। ए से मैं इसलिए कर रहा हूं, बुक्स में ज्यादातर में ए लिखा होता है, इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। कोई बच्चा अगर सी से भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर है। जब मैं ऐसे लिखूं, सिर्फ मैं ये लिखूं डेल बनाऊं, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने का एक तरीका तो हमें पता ही है, जैसे एक्सपेंड करते हैं। एक और भी शॉर्टकट है, कैसे? तुम्हारे पास में एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के सारे रो के माइनर निकाल लो, माइनर तो पता ही है, माइनर निकल जाते हैं सीधे सीधे उसके एलिमेंट्स को गायब कर करके, और उसी रो के सारे कोफैक्टर निकाल लो, निकल गए, वो भी आसान होते हैं। फिर उनका करा दो मल्टीप्लाई, जैसे मैं करा दूं एम, नहीं मैंने थोड़ा सा गलत बोला, मैं क्या करूं कि ए वन वन का मल्टीप्लाई, ए वन वन का मल्टीप्लाई ए वन वन के साथ करा दूं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहली जो रो है उसके सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लो, निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद में उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैट्रिक्स तुम्हारी ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बेटा तुम्हारे पास मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूं कि इसका पहली रो के एलोंग कोफैक्टर क्या होगा, पहली रो के एलोंग कोफैक्टर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर वन वन आएगा इसका, ये गायब हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये आएगा ई आई माइनस एच एफ। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही आएगा ना। अगर मैं बोलूं वन टू निकालना है, तो वन टू का कहोगे सर ये तो इन दोनों का सम तो ऑड नंबर आ रहा, तो पहले एक माइनस लगा दो। तो वन टू में ये और ये गायब करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया डी आई, और माइनस में जी एफ, एक माइनस में गर्लफ्रेंड कर दो, ये आ गए। ऐसे करके तुम्हारे किसी भी एक पर्टिकुलर रो के, किसी भी एक पर्टिकुलर रो के तुम सारे के सारे बेटा ये निकाल सकते हो कोफैक्टर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा, ये 1 3 का सम क्या होता है?
इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो ये गायब करा, ये बन गया डी एच माइनस जी ई। ये मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे कोफैक्टर हैं, ये सारे के सारे कोफैक्टर हैं। अगर इन कोफैक्टर का मल्टीप्लाई मैं इसके एलिमेंट के साथ कर दूं, मतलब इसका कोफैक्टर इस वाले का कोफैक्टर और इसी का एलिमेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे मैं करके भी बताता हूं। अगर मैंने कर दिया, अगर मैंने इतना काम कर लिया, तो ये मान लो डायरेक्ट बेटा मेरे पास में डिटर्मिनेंट्स आ गया। डायरेक्ट क्या आ गया बच्चा, डिटर्मिनेंट्स आ गया, जिसको हम लोग डेल बोलते हैं। ये मैं बताना चाह रहा था। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर रो के सारे कोफैक्टर निकाल लो और उसका मल्टीप्लाई उसी के एलिमेंट के साथ करके बीच में प्लस 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 लगा दो, आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स आ गया। अच्छा उल्टा सुनो, उल्टा सुनो, अगर गलती से, ये प्रॉपर्टी तो पहली हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, पहली रो के तो निकाले सारे के सारे कोफैक्टर, पहली रो के तो तुमने निकाले सारे के सारे कोफैक्टर, कोफैक्टर निकाले, ये A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A13 निकाल लिया। लेकिन तुमने क्या किया, इस रो के एलिमेंट्स न लेके तुमने दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, या तीसरी रो के साथ एलिमेंट के साथ करा दिया। अगर ऐसा करा दिया बेटा, ये D ले लो, ये मान लो E है, मैं D ना लिख के इसको ऐसे लिख दूं, इसका नाम दे दूं A21, A22 और A23। अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हैं, आसान भाषा में समझो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो के क्या निकाल लो, सारे के सारे कोफैक्टर, और उन्हीं के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो डिटर्मिनेंट्स आ गया। और अगर तुमने एक के निकाले किसी और के साथ करा दिए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो भी कैसे, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। जल्दी करो बच्चा, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी है, लिख लो, निपटा दो इसको। हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, बड़ा मजा आएगा करने में, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी लिखो बेटा, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, किसी भी, जब मैं बात बोलता हूँ ना कोई चीज बिल्कुल ध्यान से समझा करो, यहीं से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एग्जाम में, जो समझाता हूँ, फिर तुम कहते हो ये तो कराया ही नहीं था, ये बोला जाता है ना, वो ऐसी चीजें हैं, तो सब चीज को बहुत ध्यान से सुना करो। तुम बेटा नींद आ रही सुबह में, क्या दिक्कत है। अगर कहीं लिखा हो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसका मतलब है मैंने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए भी तो एक मैट्रिक्स होती है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकलती कैसे, बता बेटा। बहुत बढ़िया, किसका ट्रांसपोज, नहीं नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके हम लोग निकालते हैं, तुम्हें पता था छोटू ये बात, भी तो पढ़ना, पढ़ के खत्म कर लो ना, फिर बराबर पे आ जाओगे ना सारे बच्चों की तरह। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। मैम मैं 9 बजे कॉल करता हूँ, ठीक है। आगे देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो। ए इंटू, एक चीज बताओ, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बात एक ही होती है, एक अलग अलग होती है, अलग अलग होती है ना। लेकिन इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो, ये हमेशा इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। सारे बच्चे लिखो, जल्दी लिखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अच्छा, आई का ऑर्डर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही तो उसका होगा, उतना ही एडजॉइंट का होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई तुम्हारी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, अगर मैं तुमसे बोलूं
प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और n क्या होगा, n होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो होता है, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है, और पहली बात तो यार चाहे स्क्वायर में, हम लोग जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे होते हैं किस मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी तो हम लोग कर पाएंगे। तो मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, तो ऑर्डर क्या होगा उसका, 3x3 होगा। 3x3 बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे, 3x3 बोलेंगे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर कहीं लिखा हो ऐसे, ऐसे लिखा हो, इसका मीनिंग क्या है, n×n, बहुत बढ़िया। कहीं लिखा है I2, इसका मतलब क्या है 2×2, तो फिर ये n कौन है फिर, तो तुम बोलोगे कि सर जो ऑर्डर होगा ना 3×3 होगा, तो n की वैल्यू भी हमें 3 लेनी पड़ेगी, 9 मत ले लेना, ठीक है। चलो बेटा ये लिखो, तो प्रॉपर्टी लिखो, जल्दी करो। इसके बाद एक प्रॉपर्टी तो तुम लोग जानते ही हो, फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी को निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, अलग अलग करके भी निकाला जा सकता है, और दोनों ही इक्वल आएंगे। एक स्टेटमेंट लिखो, हाँ बेटा नेक्स्ट, फोर्थ। अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल लिखो बेटा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए लिख दो, अ मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल if and only if and only if A is non singular, A is non singular। अब ये सवाल यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ए आर का सवाल बहुत अच्छा बन रहा, असर्शन रीजनिंग का बड़ा अच्छा सवाल बन रहा। देखो यार ये बताओ, मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जिसका डिटर्मिनेंट्स कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना। जीरो आ जाएगा तो तुम कैसे निकाल लोगे, क्योंकि ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब अपॉन वाली चीज ही जीरो हो जाएगी तो तुम उसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें असर्शन रीजन में इस टाइप का मिल जाए, तो कोई जो मैट्रिक्स होती है जिसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं या जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं उसको इन्वर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, इनवर्स तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब उसका डिटर्मिनेंट्स कैसा आना चाहिए, नॉन जीरो, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो को दूसरे टर्म्स में लिख दिया नॉन सिंगुलर। इसका मतलब सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ठीक है। लिख लो, अच्छे से लिख लो ये अंग्रेजी, ये भी प्रॉपर्टी हो गई भाई। नेक्स्ट मैं हटा दूं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ। फिफ्थ तो तुम लोगों को आती है लेकिन फिर भी लिखेंगे। अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखाऊं, ए बी, अगर ए बी इक्वल टू आई है, ए बी इक्वल टू आई है, और मैं तुमसे बोलूं कि ए इनवर्स फाइंड करो, या मैं बोलूं बी इनवर्स फाइंड करो, कर सकते हो। कैसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्री या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई, याद आया। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, कहनो सब मोम आया है, इसको कैसे करेंगे देखना बच्चा। अगर मैं इसमें केस 1 लेता हूं, केस 1 नहीं, हाँ ऐसे करते थे, केस 1 करके, केस 1 करके मैं लिखूंगा फाइंड ए इनवर्स। अगर मैं ए इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं, ये वाला बच्चा बताएगा बेटा मेरे को ए इनवर्स चाहिए, तो इस मैट्रिक्स में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं जो चाहिए उसी का करना, ए इनवर्स का चाहिए। ए इनवर्स का चाहिए तो दो तरीके के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक होता प्री, एक होता पोस्ट। कौन सा करना है, प्री करना। प्री क्यों करना, क्योंकि ए के बगल में ही तो चिपका के रखना है, तभी तो ये
आई बन जाएगा ना, समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाई, पहले लिख दो ए बी इक्वल टू आई। सारे बच्चे ये प्रूफ सीख लो, ये बार बार यूज होगा ना, क्योंकि याद तो नहीं रहती चीजें, भूल जाते हो। तो मैंने ए बी इक्वल टू आई लिखा, फिर मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का पूरे मैट्रिक्स में, मतलब पूरी जो इक्वेशन टाइप की ये दे रखी है, इसमें कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया ए इनवर्स इंटू आई। अब मेरे को बताओ एक बात, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है छोटू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अच्छा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर मैं आई के साथ करूंगा, कोई बच्चा नहीं बताएगा, भूमिका बताएगी। बेटा ए इनवर्स का आई के साथ करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, मतलब सीधी बात है, आई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसे बोलो, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, अगर मैं भूमिका यहां लिखूं 5 इंटू आई और आई 2 लिखा, अब क्या आंसर आएगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, पता नहीं तुमको कुत्ता काटेगा, मेरे को नहीं काटेगा, ध्यान से रखना। जब जब कोई इसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो भाई ये तो अपने ऊपर ऐसे रहेगी ना। देखो मैंने आई 2 लिखा, आई 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये 5 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगा, हर एक एलिमेंट के साथ होगा, तो ये आंसर आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लास करनी है, पढ़ना नहीं है। चलो आगे देखो। अच्छा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, बता? ए इनवर्स आएगा। यार ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर लेगी ऋषभ? कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो भाई यहां से देखो, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? बी आ गई। डन, एक पार्ट कर लिया। अब इसके बगल में केस 2 लिखो सारे बच्चे, और केस 2 करके फाइंड करो बी इनवर्स। केस 2 करके फाइंड करो बी इनवर्स, जल्दी करो। यहां बनाओ केस 2, नोटबुक में लिखना जरूर है ना, ऐसे हवा में ये मत कहना आता है। फाइंड बी इनवर्स, हर चीज हमें लिखित में चाहिए, ठीक है। स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, पेरेंट्स का नाम लिखाओ, आधार कार्ड मांगते हैं, ऐसे नहीं मांगते, मानेंगे कि तुम कोई भी अगर रैंडमली नाम बता दो ना, मेरे पापा का ये नाम है, ऐसे नहीं मानते। जब तक उन्हें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ चाहिए, तो हर चीज़ मेरे को बेटा लिखी हुई चाहिए। अगर मेरे को बी नंबर चाहिए, तुम ही फिर बता बेटा, मैं क्या करूं? कौन सा वाला? देखो ध्यान से समझना बात को, अगर ए बी इक्वल टू आई दे रखा बच्चा, अगर मैंने बी इनवर्स का इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और नहीं, बोथ साइड नहीं है, इधर से करते हैं तो प्री बोलते हैं, प्रीपेड मोबाइल होता है, पहले रिचार्ज करते हैं, और एक होता है पोस्ट पेड, खूब बात करो बाद में रिचार्ज करो। तो ये हम इधर से ना करके हमें बी को गायब करना, तो हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सारे बच्चे याद रखना, कौन सा करेंगे? तो लिखोगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। भाई बी इनवर्स का जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, बैक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू बी इनवर्स। ये क्या होता? ये क्या होता? ये आई असामर्थ नहीं आया? एक सामर्थ, वो वाला क्या नाम है उसका? हाँ, सामर्थ नहीं आया, सुबह भी नहीं आया था। ए इंटू आई इक्वल टू बेटा ये बी इनवर्स बन गया। अच्छा, घूमने गया बच्चा शायद। ए की वैल्यू कितनी आ गई? अब देखो यहां से यार एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर ए बी इक्वल टू आई है, अगर ए बी इक्वल टू आई है, तो ए इनवर्स बी के इक्वल, बी इनवर्स ए के इक्वल। समझ में आया? तो हम लोग आराम से ये निकाल लिया करेंगे। सारे बच्चे अच्छे से लिखो, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जल्दी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिखो सारे बच्चे, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। 6 प्रॉपर्टी लिख दो, 6 प्रॉपर्टी लिख लो। इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। इफ
ए इज सिमेट्रिक, अगर ए मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक, तो एडजॉइंट जो इसका निकलेगा वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। अच्छा सिमेट्रिक होता क्या है? ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। इसको सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। सुबह ढेर सारे क्वेश्चन भी करे थे है ना, खतरनाक खतरनाक से। चलो बेटा ये लिखा। नेक्स्ट अच्छा एक चीज और, एक प्रॉपर्टी ये भी याद रख लो, हालांकि तुम्हें पता होगी थोड़ा थोड़ा। अगर बेटा मैं लिखूं ए ट्रांसपोज का इनवर्स, या मैं लिखूं ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बात एक ही होती है, अलग अलग एक ही होती है। ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन भी करे हैं, याद आया? लिख लो। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलूं ए इनवर्स का एक बार फिर से इनवर्स ले लो तो ये ए बन जाता है। ए इनवर्स का इनवर्स लोगे तो ये फिर से ए बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं के ए का इनवर्स लेना है, के ए का इनवर्स लेना है, के ए का इनवर्स, बताओ क्या आना चाहिए आंसर? बोलो। बिल्कुल सही जवाब। इस लड़की को पूरे मिलते हैं 5 रुपए 75 पैसे। यहाँ पे ऐसे बनेगा बेटा, कोई जो कांस्टेंट होता है, ध्यान से समझना, जो कांस्टेंट होता है अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में और उसका तुम चाहते हो इनवर्स लेना, तो जो कांस्टेंट भाई साहब है वो पहले तो फ्रैक्शन नीचे आ जाएंगे। डन, ये नीचे आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हें इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, ए इनवर्स का। तो जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, कांस्टेंट होता है अपॉन में आ जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी 9th, क्या 10th? ठीक है ठीक है, देखो नंबर पे ये बच्चा 10th। अगर मैं बोलूं ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स, बताओ बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया, ये रहेगा बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती थी ना, ए बी का ट्रांसपोज होता था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वैसे ही ये रहता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां देखो सारे बच्चे, हेडिंग लिखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं 3 इक्वेशन लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z। पहली इक्वेशन मैंने लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। एक और लिखी मैंने a3x प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 लिखा। अगर इन 3 इक्वेशन को मैं बोलूं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? बड़ा आसान, बड़ा आसान। इसके जो कोफिशिएंट हैं, इनके जो कोफिशिएंट है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसके जो कोफिशिएंट है वो यहां लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके बगल में क्या लिखा जाएगा बेटा रोनित? ऐसे लिखा जाता है कॉलम में x y z। कॉलम में ही क्यों लिखा, कॉलम में ही क्यों लिखा? अच्छा पहले ये जो गिवन था उसका ऑर्डर क्या था? दोबारा बोल बेटा, गलत आंसर तुम बता। मेरा आशिता बता, ये जो 3 इक्वेशन गिवन थी इनका ऑर्डर क्या था? कौन बताएगा? इनका 3x3 कहां से है भाई? ये एक ही तो है एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, बीच में प्लस लगा है ना, तो एक ही तो कंसीडर होगा। अगर मैं लिखूं तुम्हें x, एक तरफ में लिख दूं 2 प्लस एक्स, बेटा ये कितना है? एक ही तो कंसीडर होगा ना। अरे प्लस माइनस में एक ही होता है, दूर दूर लिखा होता तब अलग अलग कंसीडर करते हैं। तो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसमें
3 रो हैं, 1 2 3, 3 रो हुई ना। तो जब रो 3 है, कितनी रो है बेटा? 3। और कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम 1 है। लेकिन हम ऐसे मानते ही नहीं है। हम लोग तो कैसे मानते हैं, मतलब सीधी सीधी बात है। यहां से अब मैंने क्या किया, इसके जो कोफिशिएंट थे वो सारे कोफिशिएंट ऐसे लिख लिए, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया? 3x3 बन गया। ध्यान से समझना बात को। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 3x1 है, 3x1 है। अच्छा, इन दोनों का जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए। राइट हैंड साइड का ऑर्डर बताना क्या है? 3x1। और इसका देखो, ये दोनों जब सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। और देखो 3x1 आ रहा, इसका मतलब ये बन गया तुम्हारा D1 D2 D। ये छोटी छोटी बातें ना, इनको तो बहुत अच्छे से करो। ये 10-12 नंबर तो इस चैप्टर के फ्री के होते हैं। सबसे पहले बच्चा इसी को करता है। अच्छा ये करा। और मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स, जो तुमको जब तक पढ़ाई करनी तब तक यूज करना, क्योंकि ये कॉलेज में भी ये पढ़ना है तुमको। कोई भी कोर्स ले लो, सब में ही रहता है मैट्रिक्स। और एक कंटिन्यूटी वगैरह, डिफरेंशिएबिलिटी, वो हमेशा रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर तो आने ही आने हैं। बाकी का इंटीग्रेशन कभी नहीं पढ़ना, उसका नहीं है आगे ज़्यादा यूज, बट इन चीज़ों का तो बहुत यूज रहता है। अच्छा बेटा ये लिखा, उसके बाद क्या लिखाते थे? इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे को ले लेता हूं मैं ए, इसको ले लेता हूं बच्चा मैं कैपिटल एक्स, और इसको क्या लिख देता हूं बी। तो ए एक्स किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया। ए एक्स इक्वल टू तुम्हारा बी आ गया। लिख लो, साथ साथ लिखते चलो। अब नोट करके 3 पॉइंट लिखो, बहुत आसान पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अगर बेटा ये जो ए मैट्रिक्स हमने कंसीडर करी है, उसका आंसर नॉन जीरो आया, नॉन जीरो आया तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तुम याद करो क्लास 10th, थोड़ी थोड़ी याद करते हैं, ज्यादा नहीं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। क्या दिक्कत आ गई बेटा? बता बता, क्या दिक्कत आ गई? नहीं बेटा, ध्यान से पढ़। नहीं, कुछ चेंज होगा बेटा, मैंने लिखा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू नहीं लगाया, नॉट इक्वल टू लगा दो बेटा, अब सही है। और नॉट इक्वल टू लगाओ, आगे देखो। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3, अगर मेरे पास में 2 लाइन थी, सारे बच्चे 1 मिनट के लिए लिखना बंद करो तो मैं समझाऊं। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे कि अगर मेरे पास में 2 लाइन है तो 2 लाइन कैसे कैसे हो सकती थी। तो लाइन कुछ ऐसी थी, मैं इसको हटा दूं बेटा, ये मैंने तो लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं इसकी, वो पॉइंट है। तो 2 लाइन ऐसे होती थी, अगर मैंने एक लाइन लिखी A1x प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी मैंने लाइन लिखी A2x प्लस B2 प्लस C2 इक्वल टू 0। 3 कंडीशन निकलती थी। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो हम लोग बोलते थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और यूनिक सॉल्यूशन देंगी, है ना। और जो यूनिक सॉल्यूशन देती हैं या सॉल्यूशन देती है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होती थी, ये लाइन ऐसी होती थी, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। दूसरी कंडीशन होती थी कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये एक लाइन दूसरे के लाइन के ऊपर लेटी है। ये कौन सी लाइन है बच्चा? कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सॉल्यूशन देती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देती है, क्योंकि ये कितनी जगह टच कर रही है, ये तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पर टच कर रही है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ये एक जगह पर टच कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तीसरी जो लाइन की कंडीशन, अच्छा जो सॉल्यूशन देता है उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन होती थी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये पैरेलल लाइन है, रेल की पटरी, मुंह ताक रही, कभी मिलेंगी ही नहीं। तो ये क्या करेंगी? जब मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं देंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वही सेम चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे है। सॉल्यूशन निकालना है तो एक चीज बता बेटा, जब किसी का डिटर्मिनेंट सी 0 हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, ठीक है, और उसका जो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी मैट्रिक्स वो नॉन जीरो आ रहा है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन रटी होनी चाहिए। अगर किसी का डिटर्मिनेंट्स आ गया नॉन जीरो, सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया और उसका एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी भी 0 आ गया, तो
सॉल्यूशन हो भी सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। लॉजिक समझ में आया? ये कंडीशन सारे बच्चों को याद रखनी है, हम लोग क्वेश्चन वगैरह इस पे थोड़े छोटे 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 एमसीक्यू वगैरह करेंगे। इतना डन, आगे बढ़े। मेरे को एक बात बताओ, मैंने लिखाई थी तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, याद है? बताओ जिसको याद हो, बिना नोटबुक में देखे बोलो। हाँ बोलो। अरे यार हटने को नहीं बोलो ना, प्रॉपर्टी बोलो ट्रांसपोज की।